आज पार्ट 3 लेकर के मैं हाजिर हूँ आपके सामने। ये 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद। ये भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसमें क्या क्या चीज़ आने वाले हैं परीक्षा में, आपके 10th बोर्ड में क्या क्या चीज़ आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, और इससे जो क्वेश्चन बनेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस बार एग्जाम में आने वाले हैं, वो कौन कौन हैं, वो सब हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएंगे और उसका हम आंसर अभी बताएंगे, आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, अंत तक आप देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ये पहला क्वेश्चन, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? भारत में राष्ट्रवाद, ये जो चैप्टर है वो भारत में राष्ट्रवाद कब से शुरू होता है? जब अंग्रेज यहाँ पर राज कर रहे थे, अंग्रेज यहाँ के शासक थे भारत के, और उस समय भारतीयों पर अनेकों प्रकार के जुल्म कर रहे थे। वो अपने हिसाब से कानून बनाते थे, अपने हिसाब से चलाते थे भारत को। उसमें सिर्फ यहाँ पर व्यापार करने आए थे, तो व्यापार में कैसे फायदा होगा उनको, उसी तरह से वो अपने कानून को बनाते थे। उससे भारतीयों को लाभ से कोई मतलब ही उनको नहीं था। तो इस तरह के जो व्यापारी थे, वो एक तरह का व्यापारी थे, शासक तो थे नहीं, व्यापारी थे, और व्यापार करते करते यहाँ पर शासन करने लगे थे भारतीयों पर। तो भारतीय उससे छुटकारा पाना चाहते थे, और भारतीय जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक छुटकारा नहीं पा सकते थे। तो एकजुट होने का ही नाम था राष्ट्रवाद, कि राष्ट्रीय के प्रति उनका भाव जगा, राष्ट्रीयता का भाव जगा भारत में। और राष्ट्रीयता का भाव एक दिन में नहीं जगा, उसके लिए बहुत दिन लगा। और बहुत दिन में क्या क्या हुआ उसी को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। ये सत्याग्रह कौन लाया था? तो सत्याग्रह लाने का काम गांधी जी ने किए थे। सत्याग्रह मतलब क्या था कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह, यानी कि सत्य की शक्ति पर आग्रह करना, मतलब किसी को आग्रह करना, और सत्य के खोज पर जोर दिया जाता था। यहाँ पर सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। गांधी जी का यह विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। यही सत्याग्रह का विचार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? हम सभी जानते हैं कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें बहुत ही हानि हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ योगदान दिया था, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में कुछ योगदान दिया था, राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया था। ये किस प्रकार आगे बढ़ाया था उसी को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि युद्ध व्यय की पूर्ति के लिए, युद्ध में जो भी खर्च होता था उसकी पूर्ति के लिए ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों पर अतिरिक्त कर भार आरोपित किए थे। ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन ही तो हमारे शासक थे उस समय। ब्रिटेन, यहाँ पर क्या था कि ब्रिटेन अपने उपनिवेशों पर, भारत उपनिवेश था उसका, और भी बहुत सारे देश थे जिसके ऊपर ये शासन करता था, तो उन सभी पर कर जो लगाता था वो कर का भार बढ़ा दिया था। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप उपनिवेशों में विकट आर्थिक, बहुत ही बड़ी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो गई। सरकार की आर्थिक नीतियों से वस्तुओं की कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगी थी। दूसरा जो था योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, वो था कि भारी संख्या में भारतीय सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया गया। ठीक है, ब्रिटेन के जो अधिकारी यहाँ पर थे वो गांव-गांव से सिपाहियों को जबरन भर्ती कर रहे थे और सैनिक के रूप में ले जा करके और वहाँ लड़ाई में उसको भेज दिया जा रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर विकट स्थिति हो गई थी। तीसरा कारण जो था
राष्ट्रीय आंदोलन विकास का तीसरा जो कारण था उसमें था कि उपरोक्त परिस्थितियों के प्रति सरकार का रुख न सिर्फ उदासीन बल्कि असहयोगात्मक भी था इस सरकार का रुख, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में सरकार के प्रति असंतोष और विद्रोह का भाव पनपा और लोग राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मजबूर हुए। क्यों? विश्व युद्ध के बाद। विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि कर बढ़ा दिया गया था। भारतीय सैन्य मतलब युद्ध में जो सैनिक था उसको गांव-गांव से सिपाही को भर्ती किया जा रहा था। और दूसरा कि इसके परिणाम स्वरूप जो था कि गांव में यहाँ के रहने वालों में असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी और यही राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मजबूर किया। ठीक है, तीसरा है कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया, राष्ट्रवाद के उदय जो था वो उपनिवेशों में उपनिवेशवाद के विरोधी आंदोलन मतलब उपनिवेशवाद जो भी यहाँ पर सरकार जो थे उनके विरोध में आंदोलन क्यों हो रहा था। जैसे यूरोप में हम देख रहे थे वहाँ भी वही था, भारत में भी वही स्थिति था। तो ऐसा क्यों होता था कि उपनिवेशवाद के विरोध में ही आंदोलन करना पड़ रहा था राष्ट्रवाद को? तो ऐसा क्यों हो रहा था इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो हम पहला कारण हम यहाँ देंगे कि उपनिवेशों में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद एवं सामूहिक अपनेपन का भाव का उदय इसी कारण हुआ। दूसरा हम लिखेंगे, इसमें पॉइंट देंगे, औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोगों में आपसी एकता की भावना का संचार हुआ। सभी जाति वर्ग संप्रदाय के लोग विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष के लिए एकजुट होने लगे। ठीक है, तीसरा जो हम कारण देंगे कि उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे में बांध दिया। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लोग एक हुए तथा उनमें राष्ट्रवाद के आदर्श का बोध जागृत हुआ। औपनिवेशिक के खिलाफ एकजुट होने लगे। इससे स्थानीय लोगों में राष्ट्रवादी और उदारवादी विचारों के आदान प्रदान के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान किया। राष्ट्रवादी भावना के जागरण से उपनिवेशों में भी किसी अन्य राष्ट्र की पराधीनता के विरुद्ध आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इस प्रकार उपनिवेश विरोधी आंदोलन सभी उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के विकास के लिए एक प्रजनन भूमि बना। ठीक है, चौथा जो है वो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब, कहां और क्यों हुआ, इसका जब हम देखेंगे तो देखते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल ठीक है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर के एक जगह है वहाँ पर हुआ था। ये एक मेला लगा हुआ था, बैसाखी मेला लग रहा था, उसमें सभी लोग उसी मैदान में जमा हुए थे। ये अमृतसर का मैदान था, वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। इसमें एक दरवाजा था सिर्फ आने के लिए और जाने के लिए। यहाँ पर क्या हुआ था कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। लोग सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट एक्ट के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, रॉलेट एक्ट क्या था, उस रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पर एकत्रित हुए थे। इस मैदान का चारों तरफ बंद हिस्सा था और शहर से बाहर होने के कारण इसमें क्या था कि किसी को पता ही नहीं चला था कि उस दिन सरकार ने मार्शल लॉ लागू किया था। मार्शल लॉ में क्या था? मार्शल लॉ लागू कर दिया था सरकार। ये मार्शल लॉ में था कि दो से अधिक व्यक्ति एक साथ एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते हैं। इस तरह से एक नियम लॉ लागू किया था और उस लॉ के विरोध में जब किसी को पता नहीं था और सभी कोई वहां जुटे हुए थे तो सरकार ने क्या किया कि सरकार के एक जो जनरल डायर थे हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और मैदान को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से घेर करके और जो रास्ता आने जाने का रास्ता था उसको बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और उससे सैकड़ों लोग मारे गए। इसका प्रभाव क्या हुआ
प्रभाव इसका ये हुआ कि भारत के इतिहास में ये सबसे दर्दनाक घटना था। इससे भारत भर में रोष की लहर फूट पड़ी। लोग सड़कों पर उतर गए और हड़तालें होने लगी। लोगों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया। जगह जगह लोगों ने पुलिस से भिड़ंत हुई। लोगों को आतंकित और अपमानित करने की मंशा से सरकार ने इस विरोधों को निर्ममता से कुचला। इस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो ये कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, अमृतसर में हुआ था। और ये अमृतसर में एक जालियांवाला बाग था, वहीं पर हुआ था। और ये किसके विरोध में हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। रॉलेट एक्ट क्या था कि सरकार ये नियम लगा दी थी, जिसके बारे में हम बताएंगे आगे। रॉलेट एक्ट क्या था, तो इसी के विरोध में वहां पर हुआ था ये खून खराबा। अगला सवाल है कि खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ये सवाल आते रहता है एग्जाम में, 2-3 बार आ चुका है, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की को भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने यह घोषणा की कि मुस्लिम जगत के आध्यात्मिक नेता खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाएगा। दुनिया भर के मुसलमानों ने इसका तीव्र विरोध किया। अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दिया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद कि मुस्लिम जगत के आध्यात्मिक नेता का खलीफा का जो पद था उसको समाप्त कर देना है। इसके विरोध में मुसलमानों ने इसका तीव्र विरोध किया था। भारत में खलीफा को बनाए रखने के लिए अली बंधुओं ने खिलाफत समिति का गठन किया। ये गठन कब हुआ था? 19 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। 19 अक्टूबर 1920 ईस्वी को गठन हुआ था खिलाफत समिति का। खलीफा पद की समाप्ति के खिलाफत आंदोलन की शुरुआत इस डेट को हुआ था, 19 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। गांधी जी ने इसे हिंदू मुसलमानों का एक मंच पर लाने का अवसर समझा और 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने के कलकत्ता अधिवेशन में इसके खिलाफ आंदोलन में सहयोग करने की घोषणा कर दी। यही खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन के बारे में अगर हम एक लाइन में कहें तो ये अंग्रेज द्वारा जो घोषणा किया गया था कि हम खलीफा पद को हटा देंगे, खत्म कर देंगे, इससे मुसलमानों में तीव्र विरोध होने लगा और अली बंधुओं ने एक संगठन का गठन किया जिसका नाम खिलाफत आंदोलन रहा। और गांधी जी ने इसका बहुत ही अवसर का फायदा उठाया। जो 1920 ईस्वी में कांग्रेस के तत्काल जो अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में, उसमें ये असहयोग की घोषणा कर दिया और इसी समय से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, ये छठा सवाल है कि बहिष्कार से आप क्या समझते हैं? बहिष्कार से आपका क्या अभिप्राय है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? यह असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लेना पड़ा गांधी जी को? इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बहिष्कार से आप क्या समझते हैं। बहिष्कार विरोध का एक गांधीवादी रूप है। गांधीवादी रूप क्यों कहते हैं इसको? गांधीवादी रूप इसलिए कहते हैं कि गांधी कहते थे कि आप विरोध का ऐसा नीति अपनाइए जिससे आपको नुकसान न हो और अगला को भी नुकसान न हो और आप विरोध भी कर पाएं। तो ये इसको कहा जाता था कि बहिष्कार विरोध एक गांधीवादी रूप था। बहिष्कार का अर्थ है कि किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, इसी को हम बहिष्कार कहेंगे। ठीक है ना। गतिविधियों में हिस्सेदारी से स्वयं को अलग रखना और चीजों को खरीदने तथा इस्तेमाल करने से इनकार कर देना, यही बहिष्कार था। असहयोग आंदोलन के असफलता के कारण थे कि इसका हम 4 प्रमुख कारण पर हम विचार करेंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन की असफलता के हम प्रमुख 4 कारणों पर विचार करेंगे। पहला कारण हम लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ था। इसमें था योग्य नेतृत्व का अभाव। ठीक है ना, योग्य नेतृत्व का अभाव। ठीक है, योग्य नेतृत्व का अभाव। ये योग्य नेतृत्व क्या था कि आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की और इसका जो आंदोलन देश के कोने कोने में शीघ्र ही फैल गया था। लोगों ने अति उत्साह से इस आंदोलन में भाग लिया, लेकिन देश के अन्य भागों में योग्य नेतृत्व के अभाव में सही दिशा से भटक गया ये आंदोलन। दूसरा जो कारण था वो था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्यों? आर्थिक कारण
ठीक है ना। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार बड़े पैमाने पर किया गया था। इस आंदोलन में लोगों को खादी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन खादी का कपड़ा मिलों में इतनी भारी महंगा, काफ़ी महंगा था, गरीब इसे खरीद नहीं सकते थे। अतः जल्दी ही बहिष्कार की उमंग फीकी पड़ने लगी और इसकी अपेक्षा काफ़ी महंगा था और फीकी पड़ने लगा इसका लोगों में जल्दी इसका उमंग भी फीकी पड़ने लगा। यही आर्थिक कारण था, क्योंकि आर्थिक कारण में क्या आता है कि खादी के जो कपड़ा पहनने के लिए गांधी जी कहते थे और सभी लोग तैयार हुए थे, लेकिन ये बहुत महंगा था जो गरीबों में नहीं चल पा रहा था। तीसरा जो था कि वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव। तीसरा, हम किसी भी चीज़ का बहिष्कार जब करते हैं तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था भी रखना चाहिए हमको। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से नई समस्याएं पैदा हो गई। क्या क्या? स्कूल, कॉलेज, अदालत, ये सब के तो बहिष्कार हम कर रहे थे, लेकिन जिस स्कूल में हम नहीं भेज पा रहे थे बच्चों को, क्योंकि वो अंग्रेज के स्कूल थे, कॉलेज अंग्रेज के थे, अदालत यानी कि जो वकील वहाँ काम कर रहे थे अंग्रेजों के अंडर में काम कर रहे थे, तो वे सब बेरोजगार होने लगे थे। और फिर इसका परिणाम क्या हुआ कि फिर से बच्चे उस स्कूल में जाने लगे, कॉलेज में जाने लगे, वकील जो थे वकालत करने लगे वहीं पर जा कर के। वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव था। तीसरा, चौथा कारण क्या था कि हिंसा का मार्ग अपनाना। ये अहिंसा से इसका मतलब था असहयोग आंदोलन अहिंसात्मक रूप से किया जाना था, लेकिन यहाँ पर हिंसा होने लगी। क्या हुआ कि आंदोलन का प्रारंभ तो शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के साथ हुआ, लेकिन शीघ्र ही आंदोलन ने हिंसा का मार्ग पकड़ लिया। हिंसा की चरम परिणति कब हुआ? जब चौरी चौरा कांड के रूप में हुई, जहां पर उग्र आंदोलनकारियों ने एक थाने में आग लगा दी और वहां पर कुछ पुलिस की भी जान देनी पड़ी। इस तरह से जो आग लग गया चौरी चौरा कांड में, चौरी चौरा में, वहां से डायरेक्ट जब गांधी जी को पता चला कि इस तरह की घटनाएं हो गई है, तो असहयोग आंदोलन को तुरंत वापस लेना पड़ गया। ठीक है। अगला सवाल है, कारण बताइए क्यों शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा पड़ गया। शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा पड़ गया क्यों? तो आप अभी कारण 2-3 कारण हम देखे थे, उसमें से एक कारण यहाँ पर था कि शुरू में जो भारतीय थे वो बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए थे, बढ़ चढ़ कर के स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थान, अदालत का बहिष्कार किया, लेकिन इसके वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। ठीक है ना। इसके वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण फिर से छात्र स्कूल कॉलेज में जाने लगे और वकील अदालत में लौटने लगे। तो यही कारण था कि वहां पर शहरों में ये सब नहीं चल पाया। दूसरा कारण था कि शहर में जो मजदूर लोग, गरीब लोग रहते थे, वो कपड़ा तो विदेशी कपड़ों के महंगा, विदेशी कपड़ा को छोड़ दिया, वे ये असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ा को जलाने लगे, विदेशी सामान को हटाने लगे, छोड़ने लगे, लेकिन भारतीय सामान जो थे वो बहुत महंगे थे जो उन लोग यूज नहीं कर पा रहे थे, तो इसको छोड़ना पड़ गया। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ धीमा पड़ने लगा। 8वां सवाल है, रॉलेट एक्ट क्या था? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया? रॉलेट एक्ट के बारे में कहा जाए तो रॉलेट एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जस्टिस रॉल्ट की अध्यक्षता वाली एक कमेटी था। इस कमेटी पर रिपोर्ट पर आधारित था। इस कानून के अंदर सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को बिना वारंट मुकदमा बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने और पुलिस को तलाशी लेने का अधिकार दिया गया था, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। और इसी के विरोध में, रॉलेट एक्ट के ही विरोध में जालियांवाला बाग में एकत्रित आदमी हुए थे और वहां पर रॉलेट एक्ट के विरोध में ही ये सभा रखी गई थी जालियांवाला बाग में, और वहीं पर वो हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट क्या था? तो इस कानून के अंतर्गत क्या था कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने एक नियम बनाया था, एक एक्ट लाया था, जिसमें कैदियों को, मतलब किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल भेज देता था, पुलिस को तलाशी लेने का अधिकार था, किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार हो गया था। यही रॉलेट एक्ट था। ठीक है। साइमन कमीशन क्या था? भारत में उसका विरोध क्यों किया गया? तो साइमन कमीशन क्या था कि साइमन 1927 ईस्वी में ब्रिटेन के सरकार ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था 1927 ईस्वी में। इस वैधानिक आयोग का गठन किया था। इसमें साइमन कमीशन
के नाम से इसको जाना गया, क्योंकि इसमें अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और इसके जितने भी सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे, भारत के एक भी सदस्य नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। भारत में इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे सदस्य अंग्रेज थे। और 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत किया गया, किस नारा से? साइमन कमीशन वापस जाओ, इस नारा से उसका सम्मान किया, इसका अपमान किया गया, स्वागत किया गया। ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था इसमें। पंजाब में लाला लाजपत राय कहा जाता है, इसी कारण से लाला लाजपत राय ने इस आयोग के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था पंजाब में, और उन पर इतनी लाठियां बरसाई गई थी कि उनकी मृत्यु भी इसी कारण से हो गई थी। ठीक है। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु भी इसी साइमन कमीशन वापस जाओ के साथ ही हुआ था। उन पर लाठियां बरसाई गई थी, वो विरोध कर रहे थे वहां पर पंजाब में, और वो भीड़ में उन पर लाठियां बरसा दी गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों और समूहों ने क्यों हिस्सा लिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? और उसमें सभी वर्ग के हिस्सा लिए थे, विभिन्न वर्ग और समूहों के हिस्सा लिए थे, तो सभी को इसमें फायदा हो रहा था, इसीलिए इसमें हिस्सा लिए थे सभी वर्ग। ठीक है। क्या क्या फायदा हो रहा था कि विभिन्न वर्गों और समूहों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया, क्योंकि स्वराज के मायने सभी के लिए अलग अलग थे। स्वराज क्या था? तो स्वराज मतलब अंग्रेजों को वापस भेज देना अपने देश में, और हम यहाँ का राजा बनेंगे, हमारा राज चलेगा, वही स्वराज था। तो स्वराज के मायने अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लगाते थे। जैसे जो ज़्यादातर व्यवसायी जो थे, व्यवसायी वो चाहते थे कि स्वराज जब होगा तो हम वहाँ के मतलब अपना जो व्यापार चलाएंगे, हम अपना व्यापार उद्योग निर्बाध ढंग से चलाएंगे, उपनिवेशी की पाबंदियां नहीं होगी हम पर, और हम अपने आप बड़े ठीक ढंग से चलाएंगे। धनी किसान के लिए स्वराज का अर्थ है कि भारी लगान के खिलाफ लड़ाई, मतलब भारी लगान जो देना पड़ रहा था वो नहीं देना पड़ेगा, हम अपने हिसाब से नियम कानून बना सकते हैं। महिला इसमें क्यों आ रहे थे? महिला के लिए स्वराज का अर्थ था कि भारतीय समाज में पुरुषों के साथ बराबरी और स्तरीय जीवन की प्राप्ति होगी हमें। ठीक है। गरीब किसानों के लिए स्वराज का अर्थ क्या था कि उनके पास स्वयं की जमीन होगी, उन्हें जमीन का किराया नहीं देना पड़ेगा और बेगारी नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह से गरीब भी थे इस लड़ाई में, स्वराज आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गरीब, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गरीब, अमीर, है ना, व्यापारी, सभी कोई हिस्सा ले रहे थे। लेडीज, औरत भी हिस्सा ले रही थी। औरत इसलिए, महिलाएं इसलिए हिस्सा ले रही थी क्योंकि उनको लग रहा था कि जब स्वराज आएगा तो हमें अपने पुरुषों के साथ बराबरी मिलेगी और अपना जीवन को सुधारने का मौका मिलेगा। इस तरह से सभी को इसमें भागीदारी निभा रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। पूना समझौता क्या था? पूना समझौता, इसके बारे में कहा जाता है कि पूना समझौता पूना समझौता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर क्या है कि टिप्पणी लिखने में हम कुछ कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। इसमें अगर हम पॉइंट वाइज लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, उसमें हमको नंबर ज़्यादा मिलता है। पॉइंट वाइज हमको लिखना पड़ता है, क्योंकि इसमें जब हम एक ही लाइन में, एक ही पैराग्राफ में लिखते हैं तो कुछ कम नंबर मिलता है, लेकिन पॉइंट वाइज अगर हम लिखते हैं तो अच्छा नंबर मिलता है। इसमें हम पहला पॉइंट देंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि दलित वर्ग की समस्याओं का समाधान तथा उनकी सामाजिक अपंगता का निवारण केवल राजनीतिक सत्तीकरण से किया जा सकता है। अतः उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जोर शोर से समर्थन किया था। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का समर्थन किया था और इसके लिए जोर शोर से समर्थन किया था। और दूसरा जो पॉइंट हम देंगे वहां पर इसका विरोध में क्या हुआ था कि इस विषय पर गांधी जी के साथ उनका बहुत गंभीर विवाद हुआ था। किनका? अंबेडकर का। इसी बीच सरकार ने अंबेडकर की बात मान ली
और गांधी जी विरोध कर रहे थे। गांधी जी सोच रहे थे कि ये बात नहीं माना जाए, लेकिन गांधी जी के बात को दबा करके और अंबेडकर को बात को मान ली सरकार। इसके विरोध में गांधी जी आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया गांधी जी ने। इसीलिए इसका मतलब जो ये था पूना समझौता, वो था कि अन्य राष्ट्रवादी नेताओं की मध्यस्थता से गांधी जी और अम्बेडकर के बीच सितंबर 1932 में एक समझौता हुआ। ठीक है, और वो समझौता पूना जगह पर हुआ और इसीलिए उसका नाम पूना समझौता पड़ा या पूना पैक्ट पड़ा। ठीक है, इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। उनके लिए क्या था कि मतदान करने का अवसर मिल गया। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही उनकी व्यवस्था की गई मतदान करने के लिए। मतलब सामान्य निर्वाचन क्षेत्र मतलब एक कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर उनके लिए सीटें सुरक्षित हो जाएंगे। तो इसीलिए ये प्रसिद्ध ज्यादा हुआ पूना समझौता। ठीक है, तो इस तरह से इस पाठ से यानी कि आप जब देखेंगे यहाँ पर भारत में राष्ट्रवाद, तो भारत में राष्ट्रवाद पाठ से इतने सारे क्वेश्चन आएंगे और इस तरह से क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। इनमें से किसी न किसी प्रकार से 2 क्वेश्चन आपको जरूर ही आएंगे। आप इन सभी क्वेश्चन को आप देख लेंगे, इसकी तैयारी आप ढंग से कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम भूमंडलीकृत विश्व का बनना इस पाठ में। इस पाठ से हम 4-5 क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पर हम समझेंगे कि किस प्रकार से इसका हल कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। ठीक है, पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों का वैश्विक प्रसार मतलब क्या हुआ कि किसी बीमारी का पूरे विश्व में फैल जाना, इससे अमेरिकी उपनिवेशीकरण में किस प्रकार की मदद मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका जब हम आंसर लिखने चलते हैं तो इसमें हम क्या क्या लिखेंगे उसको आप देखिए, ध्यान से सुनिए। पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्वीकरण प्रसार के कारण अमेरिकी भूभागों में उपनिवेशीकरण का फैलने का जो हम कारण देंगे वो 2 कारण कम से कम यहाँ पर हम देंगे। पहला कारण देंगे कि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, विशेषकर अफ्रीकी नगरों में बढ़ती भीड़ के कारण उन क्षेत्रों में रोगों का व्यापक रूप से प्रसार हो रहा था। दूसरा कारण है इसके परिणाम स्वरूप वहां भूखमरी, बेकारी और गरीबी का साम्राज्य तथा बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही थी। इसलिए वहां के निवासियों ने अमेरिकी भूभाग को अधिक उपयुक्त एवं सुरक्षित स्थान समझा। इस प्रकार अमेरिकी भूभाग का उपनिवेशीकरण तीव्र गति से होने लगा। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका जवाब दे पाएंगे। दूसरा सवाल है 1929 में महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। 1929 की महामंदी का। ठीक है, 1929 में महामंदी हुआ था उसके कारण पटसन पैदा करने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा। 1929 में महामंदी क्यों हुआ था, क्योंकि उसी समय क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ था। ठीक है, तो इसका जवाब हम किस प्रकार से देंगे इसको आप देखिए, सुनिए आराम से। 1929 की महामंदी के कारण बंगाल के पटसन पैदा करने वाले किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। बंगाल में पटसन का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता था। मंदी के कारण मांग घट जाने से पटसन के मूल्य में 60% तक की कमी हो गई। ठीक है, पटसन के मूल्य में 60% तक की कमी हो गई। अनेक काश्तकारों ने कर्ज लेकर पटसन का उत्पादन किया था ताकि उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो सके, लेकिन मंदी ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। उनके लिए इतना लागत मूल्य भी निकालना कठिन हो गया कि वे कर्ज के बोझ से दबे हुए थे, उससे भी नहीं निकल पा रहे थे। लगान भरने, कर्ज चुकाने और घर बार चलाने के लिए उन्हें अपनी जमीन महाजनों के पास गिरवी रखनी पड़ी। घर के उनके गहने जेवर भी बिक गए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पटसन पैदा करने वाले लोगों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था उस 1929 में। ठीक है, तो जितने भी किसान थे, गरीब थे, वे अपनी जमीन को भी गिरवी रख दिए थे। उनके घर के गहने जेवर तक बिक गए थे। वे कर्ज के तले दब गए थे और पटसन के पैदा जब वे कर लिए थे तो पटसन के दाम में जो गिरावट हो गई, बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो गई थी, जिसके कारण उनके फसल को बेचने में बहुत नुकसान उठाना पड़ गया था। ठीक है, आगे है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करते हुए। ठीक है,
और ये किस रूप में? भारतीय व्यवस्था के रूप में, भारतीय अर्थव्यवस्था में। ठीक है, इसमें हम देंगे तो व्यापार का प्रभाव क्या था कि महामंदी ने भारतीय व्यापार को तुरंत प्रभावित किया था। भारतीय व्यापार को तुरंत प्रभावित किया था। 1928 से 1934 के मध्य भारतीय निर्यात और आयात लगभग आधे रह गए थे। 1928 से 34 के बीच में भारतीय निर्यात जितना होता था वे लगभग आधे रह गए थे। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरने से भारत की कीमतें गिर गई थी। इस अवधि में गेहूं की कीमत में भारत में लगभग 50% की कमी आ गई थी। भारत व्यापार करता था गेहूं का, सबसे ज्यादा व्यापार उस समय गेहूं का ही बाहर भेजने का काम करता था और उसमें भारी गिरावट हो गई थी। गिरती कीमतों का निर्धन किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने के बावजूद उपनिवेशी सरकार ने किसानों के करों में कोई राहत देने से मना कर दिया था। मतलब राहत ही नहीं दे रहा था। किसान से कर जितना लिया जा रहा था वे कर उतने ही ले रहे थे सरकार। ठीक है, कीमत यहाँ गिर गया था। जो किसान पैदा करते थे गेहूं और उनके गेहूं का बिक्री 50% घट गया, मतलब दाम इतना कम हो गया। फिर भी कर जितना लेता था सरकार उतने ही ले रहा है, उसमें कोई कमी नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार विश्व बाजार के लिए, उत्पादन के लिए कृषक बुरी तरह से प्रभावित हुए। उनकी ऋणग्रस्तता बढ़ गई, उन्हें अपनी जमीन बेचनी या गिरवी रखनी पड़ गई। लोगों को सोना चांदी जैसे अपनी संपत्ति को बेचना पड़ गया। पटसन उत्पादक व्यापार भी प्रभावित हुआ। इसके साथ साथ शहरी भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा कि महामंदी भारत के शहरी लोगों के लिए अधिक दुखदायी नहीं रही। क्यों? शहरी क्षेत्र में ये मंदी ज्यादा दुखदायी नहीं रही थी। ग्रामीण क्षेत्र में तो कोई भी खेती बाड़ी हो रही थी तो ग्रामीण क्षेत्र में हो रही थी, शहरी क्षेत्र में तो हो नहीं रही थी। शहरी क्षेत्र लोग इससे ज्यादा प्रभावित नहीं हुए थे महामंदी से, बल्कि उनके लिए तो ये फायदे का चीज हो गया था। क्यों फायदे का चीज हो गया था? क्योंकि कीमतें गिरने से ना शहर के लोग जो थे वो आसानी से कोई सामान को खरीद पा रहे थे। जो सामान पहले कम खरीदते थे वो ज्यादा मात्रा में अब खरीद पा रहे थे। ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित होती थी, जैसे जमींदार लोग थे, जमीन पर बंधाया जिसको कर मिलता था, भाड़ा मिलता था। मध्यम वर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी थे, वे लोग भी बहुत खुश थे क्योंकि उनको तो वेतन मिल ही रहा था और उतने में वो बढ़िया से अपना जीविकोपार्जन चला रहे थे। किसी भी सामान के कम दाम देने पड़ रहे थे। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्यमियों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, जिसके औद्योगिक क्षेत्र में निवेश भी तेजी से आई। मतलब औद्योगिक क्षेत्र में निवेश भी तेजी से हुआ उस समय। ठीक है, तो जो अमीर लोग थे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें गरीब लोग के लिए बहुत परेशानी हुआ था। ठीक है, आगे है, देखिए ये उदाहरण देकर गिरमिटिया श्रमिक के अर्थ स्पष्ट कीजिए। गिरमिटिया श्रमिक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गिरमिटिया श्रमिक क्या था? गिरमिटिया श्रमिक उसको कहते थे जो बंधुआ मजदूरी करते थे। बंधुआ मजदूर को ही गिरमिटिया श्रमिक कहा जाता था। एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी होती थी गिरमिटिया श्रमिक, जिसके अनुसार मालिक किसी मजदूर व्यक्ति को विशेष समय और धन के अनुबंध पर किसी भी देश या घर में काम करवाने के लिए प्रयुक्त करता था। किसी भी देश में भेज जाता था, किसी के घर में भेज जाता था और उसमें प्रतिबंध था कि इसको 5 साल के बिना हटना नहीं है। इसे गिरमिटिया श्रमिक होता था। 19वीं सदी में लाखों भारतीय तथा चीनी मजदूर विश्व के विभिन्न भागों के बागानों, खानों, सड़कों, रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए गए। भारत में गिरमिटिया मजदूरों का अनुबंध पर लिया जाता था। उन्हें मालिक के बागानों में 5 वर्ष तक काम करने के बाद वापस भारत में लाने की बात कही जाती थी। मतलब 5 साल तक उनको काम कराया जाता था, तभी वो वापस आएंगे। इस तरह से गिरमिटिया अर्थ था, गिरमिटिया श्रमिक था। ठीक है, आगे है महामंदी के विषय में आप क्या जानते हैं? इसके लिए उत्तरदायी प्रमुख घटकों की विवेचना कीजिए। ये महामंदी से संबंधित क्वेश्चन जो है ना, इस विश्व पटल पर इससे आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे और किसी न किसी रूप में महामंदी से आपके क्वेश्चन आएंगे। आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, आर्थिक महामंदी का अर्थ किसी देश की ऐसी आर्थिक दशा से है जब उत्पादन में भारी वृद्धि, लोगों की क्रय शक्ति में तीव्र गिरावट और मुद्रा के वास्तविक मूल्य में कमी आ जाए। ठीक है, तीन तरह का चीज क्या क्या? तो पहला चीज है, उसमें है कि उत्पादन में भारी वृद्धि, उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, क्रय शक्ति में कमी, क्रय शक्ति
में कमी, क्रय शक्ति में कमी और मुद्रा वास्तविक मूल्य में कमी, मुद्रा की वास्तविक मूल्य में कमी, ये तीन चीज होता है। उत्पादन बढ़ गया, क्रय शक्ति घट गया, मुद्रा की जो मूल्य है वो घट गया, तो उसको हम कहेंगे महामंदी। और ये 1929 में यही स्थिति आई थी। 1929 में यही सारी चीज यहाँ पर यही थी कि यहाँ पर उत्पादन बढ़ गया था 1929 में ना, 1929 में। और क्या था कि लोगों में क्रय शक्ति घट गई थी और मूल्य भी, रुपया का मूल्य भी घट गया था, यानी मुद्रा का मूल्य भी घट गया था। इसलिए यहाँ पर महामंदी बढ़ गया था। ठीक है, ये किस कारण से हुआ था महामंदी? ये किस कारण से 1929 में जो महामंदी हुआ था वो किस कारण से हुआ था? इसके लिए हम पहला कारण देंगे युद्ध द्वारा उत्पन्न स्थितियां। प्रथम युद्ध काल में सेना से संबंधित वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण भारी औद्योगिक प्रसार किए गए। सेना से संबंधित वस्तु बनाने के लिए उद्योगों का बढ़ा। युद्ध के बाद उद्योग अपनी सामान्य स्थिति में आ गए, अब उसका उत्पादन घट गया, कम हो गया। सैनिक व युद्ध संबंधित माल की मांग में तीव्र कमी के कारण आर्थिक महामंदी का जन्म हुआ। ठीक है, दूसरा जो हुआ, कृषि में अधिक उत्पादन। महामंदी के लिए उत्तरदायी घटकों में से एक कृषि संबंधी अति उत्पादन भी था। इससे कृषि वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आई। कीमतें घटने से कृषि संबंधी आय भी घट गए, जिसके कारण किसानों ने अपना उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की ताकि वे अपने समग्र आय स्तर को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में उत्पादों को बाजार में ला सकें। इससे बाजार में कृषि उत्पादों की ज्यादा बढ़ गई, सामान बढ़ गया और कीमतें नीचे गिर गई। खरीदारों के अभाव में जो भी अनाज था, जो भी उपज था, वो सामान खराब होने लगा, क्योंकि ज्यादा मात्रा में बाजार में कोई सामान पहुंच जाएगा और खरीदार कम रहेंगे तो सामान बिकेगा ही नहीं। जब सामान नहीं बिकेगा तो वो सामान खराब होगा, फिर ज्यादा दिन तक कोई भी अनाज नहीं न रह सकता है। ठीक है, अब तीसरा जो कारण था वो था ऋणों की कमी। ठीक है, ऋणों की कमी। यहाँ पर क्या है कि 1920 के दशक में मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से ऋण लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। जब स्थिति ठीक थी तो अमेरिका से ऋण जुटाना सरल था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिका उद्यमियों में खलबली मच गई। 1928 के पूर्वार्ध तक विदेशों में अमेरिका का ऋण $1 अरब था। साल भर के भीतर यह ऋण घटकर केवल चौथाई रह गया। जो देश अमेरिकी ऋण पर सबसे ज्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट खड़ा हुआ, क्योंकि अमेरिका अब ऋण देने के लिए मना कर दिया था। ठीक है, और अनेक प्रभाव थे, जो क्या थे कि बाजार से ऋणदाताओं के उठ जाने से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी, अनेक प्रभाव सामने आए। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, मुद्रा लुढ़क कर गिर गई। ब्रिटिश पाउंड भी इस झटके में नहीं बच सका। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि व कच्चे माल की कीमतों में तेजी से गिरी। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित वस्तुओं को दुगना सीमा शुल्क बढ़ाने लगा। इस तरह से व्यापार की कमर टूट गया और इसी को हम लोग कहेंगे कि महामंदी में ये सारे चीज हुए थे और महामंदी इसी रूप में हम जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की व्याख्या कीजिए। 3 तरह के प्रवाह क्या क्या हैं उसकी हम यहाँ पर विवेचना करेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय मतलब लेन देन में क्या है, 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की विवेचना व्याख्या करें। 3 तरह के गति या प्रवाह कौन कौन है अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में? तो पहला है वह है व्यापार प्रवाह। ठीक है, व्यापार प्रवाह। ये व्यापार प्रवाह क्या है कि व्यापार प्रवाह का अर्थ वस्तुओं का व्यापार से है। औद्योगिकरण से पूर्व भारत कपास के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक था, औद्योगिकरण के पूर्व। ठीक है, ब्रिटिश निर्माताओं ने औद्योगिकरण के साथ साथ अपना विस्तार शुरू कर दिया और उद्योगपतियों ने सरकार को आयात कर नियंत्रण लगाकर देश के स्थानीय उद्योगों को सुरक्षा करने पर बल दिया। ब्रिटेन में कपड़े के आयात पर सीमा शुल्क लगा दिया और इससे क्या हुआ कि देश में भारतीय बारीक सूत का आयात कम हो गया। दूसरा है श्रम प्रवाह।
इसमें क्या है कि इसमें रोजगार की खोज में लोग प्रवास में शामिल हुए, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। 19वीं सदी में लाखों भारतीय श्रमिक बागानों, खानों, सड़कों और रेल निर्माण के परियोजनाओं में काम करने के लिए विश्व के विभिन्न भागों में गए। भारत में गिरमिटिया श्रमिकों को अनुबंध पर काम करने के लिए ले जाया जाता था, जिसकी शर्त थी कि 5 वर्ष तक काम करने के बाद बागान मालिक उन्हें वापस भारत आने देंगे। भारतीय गिरमिटिया अप्रवासियों के मुख्य लक्ष्य कैरिबियाई द्वीप समूह था, है ना। वहाँ पर त्रिनिदाद में, गुयाना में, सूरीनाम में, ये सब, मॉरिशस में, फिजी में, ये सब में जाते थे। तमिल अप्रवासी अपने घर के पास श्रीलंका व मलय चले जाते थे। गिरमिटिया मजदूरों को असम के चाय बागानों के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता था। तीसरा है पूंजी प्रवाह। पूंजी प्रवाह में क्या कि पूंजी की गतिशीलता शामिल है, जिसके अल्प या दीर्घ अवधि के लिए सुदूर क्षेत्रों में निवेश किया जाता है। शिकारी श्राफ और ये ऋण देने के लिए मना कर देते थे। इसके लिए जब जेब में पैसा होता था तो यूरोपीय बैंकों से ऋण लेते थे, है ना। अमेरिका में यूरोपीय उपनिवेशकों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। वहां हैदराबादी सिंधी जैसे कुछ ऋणदाता थे जो यूरोपीय उपनिवेशों से आगे निकल जा रहे थे, आगे जा निकले। इसी तरह से 3 प्रवाह ये था, ठीक है। आगे है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि G77 देश से आप क्या समझते हैं। G77 देश से आप क्या समझते हैं। G77 किस आधार पर ब्रेटन वुड्स, ये क्या है, ब्रेटन वुड्स का जुड़वां संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। G77 क्या था कि विकासशील देशों का एक संगठन था। G77 एक विकासशील देशों का संगठन था। ये मुख्यतः एशिया तथा अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे। 9 स्वतंत्र किसको कहते हैं, जो एशिया और अफ्रीका में तत्काल आज़ादी प्राप्त किए थे, किसी न किसी उपनिवेशिकों से वे आज़ाद हुए थे, उसी को कहेंगे 9 स्वतंत्र राष्ट्र। इन्हें मुख्यतः 20वीं शताब्दी के अंतिम 5-6 देशों में साम्राज्यवादी देशों से मुक्ति मिली थी, ठीक है। यानी कि कुछ न कुछ इन पर पहले से कुछ राज्य करते थे, दूसरे देश के राजा राज्य करते थे और उनसे इनको मुक्ति मिली थी। वे सभी मिल करके एक संगठन का निर्माण किए थे जिसका नाम था G77, ठीक है। ब्रेटन वुड्स को जुड़वां संतानों की प्रतिक्रिया क्यों हम दे रहे हैं, इसके बारे में है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, ब्रेटन वुड्स एक जगह का नाम है, ब्रेटन वुड्स क्या है, एक जगह का नाम है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। इन्हीं 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानें कहा जाता है। किसको किसको जुड़वां संतानें किसको किसको कहेंगे, ब्रेटन वुड्स का जुड़वां संतान किसको कहेंगे, तो IMF किसको कहा जाता है, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुआ था। इन्हीं 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़ा संतानें कहा जाता है। इनका उद्देश्य क्या था कि इनके जो भी सदस्य देश रहेंगे उनको व्यापार में लाभ और घाटे में निपटान के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसा जुटाना, ठीक है। इन संस्थाओं की औपचारिक रूप से 1947 में औपचारिक रूप से ये संस्था जो थे 1947 में काम करना शुरू किया था। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से पश्चिम के औद्योगिक राष्ट्रों तथा जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के नए मार्ग खुल गए। 1950 से 1970 के बीच 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार के वार्षिक विकास दर 8% से भी अधिक रहा। इस दौरान विश्व की आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि होती रही। विकास दर में बहुत कम उतार चढ़ाव आए। इस अवधि में अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसत रूप से 5% से भी कम रही। इसके अतिरिक्त तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। ये लक्षण लगभग सभी विकसित देशों में दिखाई दिए, ठीक है। दूसरा जो था कि दूसरी ओर विकासशील देश विकसित देशों के बराबर पहुंचने का हर संभव प्रयास करते रहे। इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों की आयात पर अत्यधिक पूंजी व्यय की, परंतु उन्हें पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। अतः उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रणाली NIEO
के लिए आवाज उठाई। NIEO से उनका अभिप्राय एक ऐसी संस्था से था जिसमें औपनिवेशिक शक्तियों के शोषण से मुक्ति मिले, उनके संसाधनों पर सच्चे अर्थों में उनका नियंत्रण स्थापित हो सके, उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, उन्हें कच्चे माल के उचित दाम मिले और वे तैयार माल को विकसित देशों के बाजारों में बेच सकें। ये NIEO का लक्ष्य था, है ना। तो इस तरह अपने लक्ष्य को पाने के लिए विकासशील राष्ट्र देश जो थे G77, ये एक संगठित हो गए। इसी आधार पर G77 को ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाने लगा। इस तरह से हम देखते हैं कि ये सभी सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग औद्योगिकरण का युग, ये 5वां पार्ट है जिसको हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। आज हम लोग इतना ही तक करते हैं और आगे आप लोग इसकी